का बहुत बड़ा रोल होता है। भारत के संविधान से सभी परीक्षाओं में ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी परीक्षा में 5 तो किसी में 10 तो किसी में 15, तो 5 से लेकर के 15 तक का रेशियो लगभग सभी परीक्षाओं में बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सबसे पहले जीएस के अंतर्गत भारत के संविधान का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान के टॉपिक में कुछ सरल प्रकृति के प्रश्न होते हैं, जैसे कि कोई चीज कहाँ से ली गई है, संवैधानिक स्रोत क्या है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि पहले प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं वो संविधान के स्रोतों पर बनाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं संविधान के आर्टिकल पर, कि संविधान के किसी अनुच्छेद में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न बनाए जाते हैं। और फिर तीसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो संशोधनों पर बनाए जाते हैं, यानी कि समय समय पर भारत के संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं, तो जैसे पहला संशोधन, दूसरा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन, इस तरह के प्रश्न संशोधन पर पूछे जाते हैं। तो हम लोग भारत के संविधान का स्रोत क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेदों में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की संवैधानिक प्रणाली क्या है, और समय समय पर इनमें क्या क्या संशोधन किए गए, इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि भारत के संविधान का अध्ययन तो हम कर रहे हैं, संविधान होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जो कि लिखित अथवा अलिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। जैसे अलिखित संविधान ब्रिटेन में है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, जबकि भारत का संविधान हम सभी लोग जानते हैं कि यह एक लिखित दस्तावेज है, और न सिर्फ लिखित है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। तो संविधान कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि किसी देश की राजनैतिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए जिन मूलभूत नियमों को लिपिबद्ध किया जाता है उसी दस्तावेज को हम संविधान कहते हैं। और जैसा कि हमने बता ही दिया है कि ये दो प्रकार का होता है, लिखित अलिखित। लिखित संविधान भारत में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है। अमेरिका का संविधान लिखित संविधानों में सबसे पहला संविधान माना जाता है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, वहां पर संविधान किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया है, बल्कि समय समय पर जैसे राजनैतिक प्रणाली विकसित होती रही है तो उन नियमों को, उन परंपराओं को ही वहां संविधान के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तो अब अगर हम बात करें कि भारत का संविधान किस प्रकार से निर्मित हुआ और संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं वो कहां कहां से लिए गए हैं, कुल मिला करके यानी भारत के संविधान का स्रोत क्या है, तो उस पर चलते हैं। तो आप सबकी जानकारी के लिए हम यह बता दें कि भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो था, सबसे बड़ा स्रोत वो भारत शासन अधिनियम 1935। इस ईस्वी से ये पता चल रहा है कि 15 अगस्त 1947 के पूर्व
भारत ब्रिटेन की अधीनता में था। तो 1935 में अगर भारत शासन अधिनियम बनाया गया है तो निश्चित रूप से ये ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित किया गया अधिनियम था। और इस अधिनियम के लगभग 200 प्रावधान या 200 से अधिक ही प्रावधान सीधे तौर पर उनमें फुल स्टॉप कामा का भी परिवर्तन नहीं किया गया, सीधे सीधे भारत के संविधान में ग्रहण कर लिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो भारत शासन अधिनियम 1935 है। इसके आगे के बिंदुओं पर अगर हम चलते हैं तो भारत के संविधान में विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं और वो दुनिया भर के संविधानों से लिए गए हैं। जैसे कि आपकी जानकारी के लिए बताएं कि भारत के संविधान जब निर्मित हो रहा था तो भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति की अध्यक्षता कर रहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उस समय दुनिया भर के समस्त लोकतांत्रिक देशों के संविधानों का गहन अध्ययन था। तो उन संविधानों से जो भी प्रावधान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लागू किए जा सकते थे उन सभी प्रावधानों को लिया गया और भारतीय व्यवस्था, भारतीय वातावरण के अनुरूप उनमें यथोचित संशोधन करते हुए संविधान में स्थान दिया गया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसमें दूसरा नंबर आता है मूल अधिकार का, और ये मूल अधिकार ग्रहण किए गए अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान में मूल अधिकारों का जो प्रावधान किया गया है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारत में हम लोग जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली स्वीकार की गई है। यहाँ पर भी हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि राज्य व्यवस्था की दो प्रकार की प्रणालियां होती हैं, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली। जैसे भारत में संसद के इर्द गिर्द ही सारी राजनीतिक व्यवस्था चलती रहती है, तो भारत में जिस प्रकार की प्रणाली चल रही है, शासन पद्धति चल रही है, इस शासन पद्धति को, इस प्रणाली को हम संसदीय प्रणाली के नाम से जानते हैं। जबकि अमेरिका में एक दूसरी प्रकार की प्रणाली चल रही है जिसे अध्यक्षीय प्रणाली कहा जाता है। अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, वहां पर राष्ट्रपति ही सर्वोपरि होता है। राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्यपालिका की समस्त शक्तियां निहित कर दी जाती हैं और वहां राष्ट्रपति जो होता है वो जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित होता है। जबकि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है और इसी तरह से जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही अपने में से किसी प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। तो इस प्रकार की प्रणाली को हम संसदीय प्रणाली कहते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस प्रणाली को अपनाए जाने के पीछे एक तर्क दिया था और वह तर्क ये था कि हम ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से परिचित हैं। वह प्रणाली भारत में पहले से चली आ रही थी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, तो इसलिए उस प्रणाली को भारत में स्वीकार किया गया। तो हम कह सकते हैं कि संसदीय प्रणाली का संवैधानिक स्रोत जो है वो ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन से लिया गया है इसे। तीसरे चीज पर अगर हम आते हैं, चौथे चीज पर आते हैं, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य ये भी डाला गया है। नागरिकों के जिस प्रकार से मूल अधिकार बताए गए हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक के क्या क्या अधिकार हो सकते हैं, क्या क्या अधिकार होंगे, जिन अधिकारों का उल्लंघन सरकार नहीं कर सकेगी, ठीक उसी प्रकार से नागरिकों के ऊपर कुछ कर्तव्य भी डाले गए हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा और आप सबको बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि कर्तव्यों का पालन करते हुए ही हम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। अगर हम कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है। यद्यपि मूल कर्तव्य भारत के संविधान में प्रारंभ से नहीं था,
इसे 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। ध्यान दीजिएगा, इसे 42वें संविधान संशोधन में भारत के मूल कर्तव्य को संविधान के अंतर्गत लाया गया और इसका जो स्रोत था वो सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार से जो भी संवैधानिक व्यवस्था की गई, भारत की संविधान सभा ने जिस संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, वह संविधान सभा ये मान करके चल रही थी कि यह संविधान अंतिम नहीं है, बल्कि समय परिस्थिति को देखते हुए इसके अनुच्छेदों में समय समय पर परिवर्तन किए जा सकेंगे। इसलिए परिवर्तन की व्यवस्था को भी संविधान सभा ने स्वीकृति दी थी और संविधान संशोधन की व्यवस्था भी संविधान में ही कर दी गई थी। तो ये संविधान संशोधन की व्यवस्था जो थी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। इसी तरह से अगर हम आगे बात करते हैं तो नीति निदेशक तत्व आते हैं और ये नीति निदेशक तत्व भारत के संविधान के भाग 4 में रखे गए हैं। नीति निदेशक तत्व एक तरह से कह सकते हैं कि ये मूल अधिकार की प्रकृति वाले ही तत्व हैं। जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारत की ऐसी व्यवस्था नहीं थी, इतने संसाधन नहीं थे कि भारत अपने सभी नागरिकों को सारे अधिकार एक साथ उपलब्ध करा सके। तो इसलिए एक अलग से उपबंध किया गया, एक अलग से संविधान में भाग जोड़ा गया जिसे नीति निदेशक तत्व कहा गया। और वो इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया कि जैसे जैसे आने वाले समय में हमारी सरकारें सक्षम होती जाएंगी, हमारे संसाधनों में वृद्धि होती जाएगी, तो नीति निदेशक तत्वों में जो बातें कही गई हैं वो आने वाली सरकारें एक एक करके उन्हें लागू करती चली जाएंगी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि नीति निदेशक तत्व ऐसे मूलभूत तत्व हैं जिन्हें सरकारें अपनी सक्षमता के आधार पर लागू करेंगी। ये नहीं है कि लागू करना अनिवार्य है, लागू करने की कोई अनिवार्यता नहीं है। अपनी सक्षमता के आधार पर सरकारों के ऊपर ये कर्तव्य डाला गया। तो जिस तरह से हम कह सकते हैं कि मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए कर्तव्य हैं, ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि नीति निदेशक तत्व ये सरकार के लिए कर्तव्य हैं। और ये नीति निदेशक तत्व भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो इस तरह से आप सब इसको नोट करें और फिर हम आगे की चर्चा करते हैं।